नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनता को बताएंगे उपलब्धियां। प्रधानमंत्री ने 11 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। कहा, देश को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ जुटे हैं देशवासी। आतंकवाद से निपटने पर दिल्ली में आज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे उद्घाटन। $700 और 4000 नेशनल गार्ड के साए में लॉस एंजलिस। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने ट्रंप पर दायर किया मुकदमा। और देश के उत्तर पश्चिमी भागों में अगले 4 से 5 दिन तक लू चलने का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी भागों में ऑरेंज अलर्ट। बुलेटिन में सबसे पहले खबरें नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने से जुड़ी हुई। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। इस पूरे कार्यकाल में सरकार ने किस तरह से अंत्योदय तक पहुंचने के लिए तमाम योजनाएं लागू की और कैसे सरकार ने हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाया है, इस तरह की हर उपलब्धियों को बताने और सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा बताने के लिए सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसी क्रम में आज एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि कैसे सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ मोदी सरकार लगातार देश को तरक्की की राह पर आगे लेकर जा रही है। इसके साथ ही आर्थिक मोर्चे पर भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और सामाजिक योजनाओं के दम पर आम लोगों की जिंदगी में बेहतरी आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर लखनऊ में भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के ये 11 साल आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव के स्वर्णिम युग के रूप में जाने जाएंगे। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है बल्कि स्वयं को तपाकर खपाकर। और पंचकुला से इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। एक नया विकास का द्वार खोलने का काम किया है। हम सब ये भी जानते हैं कि पिछले 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा देश कर रहा था, राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण, वो इन्हीं 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, जो पूरा देश इस बात को लेकर के वो चाहता था कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और वहां पर भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद इन्हीं 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का भी निर्माण हुआ है, जो हमारी सांस्कृतिक गर्व और आस्था का प्रतीक बना हुआ है। हम सब ये भी जानते हैं कि काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक का पुनर्विकास
हमारी सांस्कृतिक चेतना का ये को जागृत करता है, ये भी हम सब जानते हैं। ये इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, वर्ष 2016 के उरी हमले के प्रतिशोध में सर्जिकल स्ट्राइक और वर्ष 2019 में हुए पुलवामा हमले का पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब, ये केवल मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दृढ़ निर्णय और क्षमता से ये हुआ है। इसको पूरा देश जानता है। भाइयों, सभी मैं पत्रकार और छायाकार मित्रों को ये कहना चाहूंगा कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत आज नीति निर्धारक बन चुका है। आज भारत G20 की अध्यक्षता करता है, ब्रिक्स जैसे मंचों पर नेतृत्व करता है। ये भारत के लिए गर्व और गौरव की बात है कि इन 11 वर्षों में दुनिया में भारत की एक नई पहचान विश्व पटल के ऊपर उभरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरी दुनिया को भारत का सांस्कृतिक संदेश दिया है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अब 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाती है। ये भी हम सबको मालूम है कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हम सब। आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, जो पंचकुला में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। और देश के अलग अलग राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में इस समय सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 सालों की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश किया जा रहा है। और यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हुआ है। फिर चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देना हो, या फिर विश्व पटल में भारत की नई पहचान हो, जो भारत के लिए एक गर्व की बात बन चुकी है। आइए अब आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 11 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया और भारत को और मजबूत बनाने के लिए देशवासियों की एकजुटता पर खुशी जताई। पीएम ने एक संदेश में कहा है कि पिछले 11 वर्षों में हमारे रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसमें आधुनिकीकरण और रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है। ये देखकर खुशी होती है कि भारत के लोग देश को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ एकजुट हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद के खतरों और आधुनिक आतंकवाद से निपटने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज दिल्ली में एक सेमिनार होने जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG की ओर से इस उच्च स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हिस्सा लेंगे। NSG गृह मंत्रालय के अधीन एक विशेष बल है जो आतंकवाद और अन्य सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। NSG का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है। NSG को आतंकवादी हमले रोकने और आतंकवादियों को निष्क्रिय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए NSG के जवानों को तरह तरह की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। और सीधा रुक करेंगे, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर इस समय चंडीगढ़ से प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। आयुष्मान भारत, और अब तो 70 साल से ज्यादा वालों को भी 5 लाख का इलाज मुफ्त में है। यहां तक कि 81 करोड़ गरीब और जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज दे रही है, तो मोदी सरकार दे रही है। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। साथियों, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, 3 करोड़ घरों को नल से जल मिला। हमने 6 साल में
15 करोड़ घरों को नल से जल देने का कार्य किया है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे उद्योगों पे बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। हमने मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी लेकर आए, 4 लाख करोड़ उसके माध्यम से दिया, लेकिन साथ ही साथ स्वनिधि योजना लेकर आए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पैसा दिया। अब 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से पैसा मिला है। अब ग्रामीण भारत के रेहड़ी पटरी वालों को भी ये सुविधा मिलने वाली है। मुद्रा योजना में करोड़ों लोगों को लगभग 37 लाख करोड़ रुपया बैंकों से ऋण मिला बगैर कोई जमीन और घर गिरवी रखे, और ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे मिला है। इनमें भी 65% के लगभग महिलाएं हैं। और तो और अगर आप, क्योंकि जिस इलाके में हूं, चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगते 2 राज्य पंजाब और हरियाणा किसानी के लिए जाने जाते हैं, और मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में एमएसपी उसकी दुगने कर दिए दाम, और खरीद भी दुगने से ज़्यादा की। कांग्रेस के 10 सालों में 5.5 लाख करोड़ रुपए की फसल खरीद की गई थी। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की खरीद की गई, दाम भी दुगने हुए। दूसरा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 4.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 9.03 बिलियन डॉलर हुआ है। और वहीं पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिला जिसकी फसल खराब हुई। और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक 3,70,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं। तो आप सुन रहे थे भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर जो चंडीगढ़ से प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। और लगातार अलग अलग मंत्री और भाजपा के नेता केंद्र सरकार ने जिस तरीके से सफलतापूर्वक 11 साल पूरे किए हैं उसकी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। और यहाँ अनुराग ठाकुर क्या बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि स्वनिधि योजना हो या फिर मुद्रा योजना हो, देश की जनता को किस तरीके से केंद्र सरकार की इन जन कल्याणकारी योजनाओं से फायदा मिला है और कैसे किसानों को फायदा मिला है। एमएसपी दोगुनी हुई है और इसके साथ साथ कई ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए लाई गई हैं। फिर स्वनिधि योजना की बात हो जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाई गई थी, अब ग्रामीण भारत को भी इसका फायदा मिलने वाला है। तो अलग अलग नेताओं की ये राय, अपने विचार जो वो प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के सामने कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने इन 11 सालों में काम किया है। आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 14 जून तक फ्रांस, बेल्जियम और यूरोपीय संघ की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर बेल्जियम पहुंचे, जहां उन्होंने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट से मुलाकात की। अपनी इस मुलाकात की तस्वीरें डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और लिखा कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम का बेल्जियम ने स्वागत और समर्थन किया है। विदेश मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। साथ ही व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और मोबिलिटी के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर व्यापक चर्चा हुई है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने यूरोपीय संसद के सदस्यों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उनके साथ यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत सौरभ कुमार भी मौजूद रहे। और इसके साथ ही विदेश मंत्री ने बेल्जियम और लग्जमबर्ग में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। अपनी इस मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत बेल्जियम संबंधों की निरंतर प्रगति और यूरोपीय संघ के साथ जुड़ाव पर भी चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों को आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम और इस दिशा में भारत के प्रयासों से भी उन्हें अवगत कराया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं। उन्होंने भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों से मुलाकात की और इस दौरान भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते से व्यापार और निवेश के लिए उभरने वाले अवसरों और साझेदारियों पर चर्चा की।
मुलाकात में भारतीय व्यापारियों ने अपने अनुभव और विचार वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से साझा किए। अभी पिछले हफ्ते 6 जून को प्रधानमंत्री ने श्रीनगर कटरा रूट पर जिस वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया था, उसका फायदा दिखने लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने आज खुद इस ट्रेन की सवारी की। वो नौगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन में सवार हुए। उन्होंने इस ट्रेन से अपनी यात्रा पर खुशी जताई और कहा कि इससे पर्यटकों को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि सड़क मार्ग से यात्रा करना मुश्किल है। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस ट्रेन से जा रहा हूँ कटरा। ये हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा हुआ है। दो चीज़ें, एक टूरिस्ट के लिए भी, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए भी, कि हम आज़ादी से जा सकेंगे। अब रास्ते की परवाह नहीं है हमें ज़्यादा, क्योंकि रास्ता कई दफ़ा ख़त्म हो जाता है। दूसरा, जहाज़ वाले भी फेयर बहुत ऊपर कर देते हैं। अब हम लोगों को फ़ायदा होगा इससे, और हम उम्मीद करते हैं इसका फ़ायदा हम इस्तेमाल करें। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में चल रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच संयुक्त परिचालन क्षमताओं और अंतर संचालन को बढ़ाना है। इस दौरान विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में गैर पारंपरिक अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ ही ये द्विपक्षीय अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दिखाता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से श्रीनगर कटरा रूट पर जिस वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया था, उसका फायदा अब सभी को मिल रहा है और इस फायदे से उसका असर भी देखने को मिल रहा है। आइए अब आगे बढ़ेंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख और वायुसेना के जवानों ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को और एक्सियोम 4 के पूरे दल को सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर कहा है कि यह अभियान भारतीय अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले की, जहां मेघालय पुलिस को सोनम रघुवंशी की ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है। सोनम रघुवंशी को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा जा चुका है। गाजीपुर से बक्सर के रास्ते पटना पहुंची सोनम को फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया है। सोनम से फुलवारी शरीफ थाने में पूछताछ की गई। ASI सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पूछताछ के बाद आगे की प्रक्रिया के तहत सोनम को थाने से बाहर भेजा जाएगा। 4 से 5 अधिकारी उसे लेकर थाने पहुंचे, साथ ही एक महिला कांस्टेबल भी है। थाना परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। इससे पहले सोनम को यूपी के गाजीपुर के कोर्ट में देर शाम पेश किया गया था। कोर्ट ने उसे 3 दिन के रिमांड पर सौंपा है। इस मर्डर केस में कल हत्या के आरोप में 3 संदिग्धों राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन्हें भी कोर्ट में पेश किया। तीनों आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया है। चौथा आरोपी आनंद कुर्मी बीना से पकड़ा गया है। आनंद कुर्मी की आज इंदौर की अदालत में पेशी हुई। आनंद कुर्मी को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया है। अब शिलोंग पुलिस चारों आरोपियों को आगे की जांच के लिए ले जाएगी।
शिलोंग पुलिस ने उनके रिक्वेस्ट की थी कि 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया था। 16 तारीख तक का पुलिस रिमांड माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये ट्रांजिट रिमांड लिया है। कल भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है 16 तारीख तक का। अब इन चारों को लेकर शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अब शिलोंग रवाना होगी। अब बात मौसम की। उत्तर पश्चिमी भागों में किस तरीके से आसमान से इस समय आग बरस रही है। दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में लू की स्थिति रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में आज भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है, जिससे अलग अलग जगहों पर लू की स्थिति पैदा होगी। मौसम विभाग ने इस क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बात पश्चिमी राजस्थान की करें तो भीषण लू की स्थिति यहां भी बन रही है और रात के तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। यहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान में लू और गर्म रात दोनों की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ऑरेंज अलर्ट लागू है। इस तरह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते तापमान के कारण अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी लू की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिन के समय तेज धूप और गर्म हवा का असर स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों पर। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। 11 जून से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा, जब आसमान साफ रहेगा और तापमान में मामूली गिरावट के साथ 43 डिग्री तक रहने की संभावना है। हालांकि उमस बढ़ने से गर्मी की तीव्रता कम नहीं होगी। हीट वेव की आशंका के मद्देनजर अपने बचाव के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवा का असर स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। आइए आपको बताते हैं हीट वेव से बचने के उपाय। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक मौसम विभाग की तरफ से ये सलाह दी गई है कि आप घर से बाहर ना निकलें और अगर आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत भी पड़े तो शरीर को पूरी तरह से ढकें, हल्के रंग के और ढीले कपड़े पहने। तो हीट वेव से बचने के ये कुछ उपाय, जहां सिर को टोपी या गमछे से ढके, यानी कि आपका चेहरा ढका होना चाहिए ताकि आप लू से, हीट वेव से बच पाए। इसके साथ आप छाता और धूप के चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ पीते रहें, यानी कि पानी की मात्रा को शरीर से कम ना होने दें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और खासकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति विशेष ध्यान रखें। हो सके तो दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलें और अगर घर से बाहर निकलना भी पड़े तो अपने चेहरे को ढककर बाहर निकलें। छाते का इस्तेमाल करें, सनग्लासेस का इस्तेमाल करें और बच्चों और जानवरों के लिए भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हीट स्ट्रोक को समय रहते पहचाना जाए तो जान बचाई जा सकती है। आइए आपको बताते हैं कि क्या हैं हीट वेव के लक्षण। अगर हीट वेव के लक्षण की बात की जाए, यानी अगर आपको हीट वेव हो गई है, आप उससे प्रभावित हुए हैं, तो आपके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना, ये लू के लक्षण हैं। त्वचा का लाल और सूखा होना, यानी अगर आपके चेहरे पे लाली दिख रही है या ड्राइनेस दिख रही है तो ये भी लू के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ साथ चक्कर आना, सिर दर्द या उल्टी होना भी कुछ लू के लक्षणों का कारण बन सकता है। अधिक थकान लगना, पसीना ना आना, ये भी कुछ ऐसे लू के लक्षण हो सकते हैं जिससे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। सांस लेने में परेशानी या बेहोशी आना भी लू के लक्षण हो सकते हैं। तो हीट वेव से कैसे बचें, इसके साथ साथ लू के लक्षण क्या हो सकते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अगर लू लगने के लक्षण आपको दिखाई देने लग गए हैं तो ऐसी स्थिति में अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लू लग गई है, आपको ये लक्षण दिख रहे हैं आपके शरीर पर, तो व्यक्ति को तुरंत छांव में ले जाएं। इसके साथ साथ शरीर को गीले कपड़े से पोंछें, ठंडा पानी दें और अगर हालात फिर भी संभल नहीं रहे, हालत गंभीर है, तो
तो तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएं या फिर डॉक्टर को संपर्क करें। तो उत्तर पश्चिम भागों में इस समय लू का प्रकोप जारी है। लू अपने प्रचंड रूप में है, विकराल रूप ले चुकी है कई जगहों पर। मौसम विभाग ने अलग अलग जगहों के लिए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में भी अगले 3 दिनों तक लू के प्रकोप से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, राजस्थान की, यहाँ भी लू का प्रकोप जारी है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है और मौसम विभाग ने तमाम तरीके की एहतियात बरतने की सलाह दी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को ये सलाह दी गई है कि वो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें और अगर किसी वजह से घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ रही है तो अपने शरीर को ढके, चेहरे को ढके, साथ ही छाते और चश्मे का इस्तेमाल करें। अगर आपको हीट वेव हो गया है, लू के लक्षण आपके शरीर पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में ठंडा पानी पिए, पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से लें, नारियल पानी पिए, छाछ पिए और छांव में चले जाएं। और साथ ही साथ अगर आपको बेहोशी जैसे हालात हो रहे हैं तो एम्बुलेंस को बुला लें या फिर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। इस समय हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य जयपुर से जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे लक्ष्य का। लक्ष्य, अगर राजस्थान की बात की जाए तो कई जगहों पर तापमान जो है वो 45 डिग्री के पार जा चुका है। किस तरीके से इस समय लू यहाँ प्रचंड रूप ले चुकी है? मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान लगाया है? क्या आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी या मौसम कब करवट बदलेगा? बिल्कुल सही का भावना, जिस प्रकार से एक और जो तापमान है उसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो हीट वेव यानी लू है उसके प्रकोप से भी जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह बेहाल नजर आ रहा है। राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है, जो पश्चिमी जिले हैं, वहां पे प्रचंड लू तो देखी जा रही है। उसी साथ में जो कुछ जिले हैं, चाहे वो मैं जयपुर की बात करूं, चाहे वो कोटा की बात करूं, अजमेर की बात करूं, जोधपुर की बात करूं, तो यहाँ पे येलो अलर्ट जारी किया गया है भावना। वहीं साथ ही साथ में जो श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, वहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि श्रीगंगानगर में 47.3 डिग्री के साथ में सबसे गर्म शहर नापा गया। जो सबसे ज्यादा तापमान है वो श्रीगंगानगर में देखा गया। उसी के साथ में जो श्रीगंगानगर के साथ ही जो पश्चिमी जिले हैं, पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, वहां भी गर्मी का असर बहुत ही तीव्रता से देखा गया, क्योंकि बीकानेर में भी आगामी 24 से 48 घंटों में 30 से 40 किलोमीटर की जो धूल भरी आंधी है वो भी चलने का जो अनुमान है वो IMD द्वारा बताया गया है, मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा दिया गया है। वहीं आगामी दिनों तक, जैसा आपने भी कहा भावना, की आगामी दिनों तक जो राहत है वो नहीं मिलने वाली है। राजस्थान जहां पे जो गर्मी है उसको अभी पिछले कुछ हफ्तों में थोड़ी गर्मी से राहत मिली थी, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ा आम जनजीवन को थोड़ा जो गर्मी है उससे राहत मिली थी, परंतु अब पिछले 3 दिनों से जिस प्रकार से जो गर्मी का प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है और आगामी 1 सप्ताह तक इस प्रकार से, जिस प्रकार से जो तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि 45 डिग्री के ऊपर ही जो तापमान है अधिकांश जिलों में आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आपको पता है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पूरे हो चुके हैं और उसकी सफलता की, उपलब्धियों की केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री इस समय लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ईटानगर से इस समय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। सीधा वहां रुक करेंगे। और हम लोगों ने इसको पारित किया और आज गांव तक पहुंच रहा है। तो जिसको रात में खुद भूखा भी सोता होगा, कभी बच्चा का भी पेट भूखा होता होगा, इसको पेट में भूखा नहीं होने के लिए खाना पहुंचाना, ये कितना बड़ा स्कीम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाना तो मिल रहा है, उसको अपंग बना के बेच दिया और धन्यवाद नहीं मोदी जी को। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा एक बीजेपी कार्यकर्ता बताना पड़ेगा ये चीज पहुंचाने के लिए क्या नहीं किया सरकार ने। इसलिए इसको अब 81 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है और इसको 5 साल कंटिन्यूस चलाने का फैसला कर चुका है। फिर हर घर जल, पहाड़ में बैठने वाला, आधा समय हम तो बचपन में देखा है, आधा समय तो पानी बुगने जाओ और लकड़ी बुगने जाओ। लकड़ी बुगना, पानी बुगना, ये भी तो पूरा टाइम बर्बाद होता था। महिलाओं के लिए तो और भी आधा मुरा होता था। तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि घर आपका चौका तक पहुंचा देगा, घर में आपका पाइप से पानी। ये सब कांग्रेस के जमाने में सोच सकता है क्या, हर एक घर में पानी पहुंचाना? तो ये सब जो हर घर जल से अभी
15 करोड़ फैमिली हम लोग ने पार कर चुका है। अब सोचिए कितना बड़ा अचीवमेंट है। और उज्ज्वला योजना, एलपीजी कनेक्शन, धुआं से जो हालत खराब होता है, अभी गांव तक अभी सैचुरेशन मोड में जाना है। इसमें 10.33 करोड़ घर में एलपीजी कनेक्शन सब्सिडी में हम लोगों ने पहुंचा चुका है। उसके बाद में स्टैंड अप के लिए, खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 14,700 करोड़ स्टैंड अप इंडिया स्कीम में मदद दे चुका है। सौभाग्य योजना 100% हाउस होल्ड में जो विलिंग है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। स्वच्छ भारत में 12 करोड़ टॉयलेट बनाया पूरा देश में। मुद्रा लोन में 52.5 करोड़ लोन पहुंचा चुका है हम इतने लोगों को। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 2.6 लाख ग्राम पंचायत और 4,000 अर्बन बॉडीज में पब्लिक वेलफेयर स्कीम हम लोग पहुंचा चुका है। उसके बाद में पीएम आवास योजना में अर्बन रूरल हाउस होल्ड मिलाकर के 4 करोड़ घर बना चुके हैं। और एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल जो हम लोग ट्राइबल के लिए जो होता है उसमें 2014 से अभी तक जितना एकलव्य स्कूल था 4 गुना बढ़ा चुका है 10 साल के अंदर में। आप सोच के देखिए, ये सिर्फ ट्राइबल के लिए होता है। और हर जाति हर धर्म के लिए हम लोग ने जो काम किया है उसका एक एक अगर बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। पीएम कौशल विकास में 1.6 करोड़ यानी कि 160 करोड़ लाख यूथ को ट्रेनिंग दे चुका है स्किलिंग का। खेलो इंडिया में अरुणाचल में तो आप लोग मालूम है, यहाँ मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर था नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। यहाँ वेट लिफ्टिंग और वुशु और हॉकी के लिए और बॉक्सिंग के लिए हमने स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर जो बनाया, वो यहाँ से लोग खिलाड़ी चैंपियन पैदा होगा। और छोटा छोटा खेलो इंडिया सेंटर बनाया। 54 सेंटर अरुणाचल में छोटा छोटा यूनिट, इंडोर हॉल, मल्टीपर्पज बैडमिंटन खेलने के लिए। क्या नहीं दिया जो पिछले 70 ईयर में नहीं हुआ। हम एक झटके में मोदी जी के आशीर्वाद से अरुणाचल का इतना स्कीम दिया है, उसका मालूम होना चाहिए। मैं तो उस दिन भी 2-3 जगह गया तो बैडमिंटन खेल रहा है, वो क्या कौन दिया मालूम नहीं। आपको मालूम है ये कहाँ से आया? मजा ले रहा है, खेल रहा है, मालूम नहीं किसने दिया है। हम लोग कितना तकलीफ से स्कीम लाते हैं, लोग उसमें मजा लेते हैं, खेलता है, यूज करता है। ये वो धन्यवाद नहीं, किसने दिया। आप देख रहे थे ईटानगर से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो सेवा सुशासन के 11 साल पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे थे, जहां उन्होंने तमाम जो योजनाएं 11 साल में लागू की गई हैं उनमें से कुछ योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि कैसे ये योजनाएं जनता को लाभान्वित कर रही हैं। उसमें चाहे फिर वो सौभाग्य योजना हो, स्वनिधि योजना हो, पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर बनवाने का जो संकल्प लिया था वो सिद्धि तक पहुंचाना हो, और विकसित भारत का संकल्प जिस तरीके से पूरा हो रहा है 11 साल में उसकी फाउंडेशन लागू की जा चुकी है। और अब विकसित भारत का सपना पूरा होने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। आइए अब आगे बढ़ेंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस प्रदर्शनी में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों की एक पूरी यात्रा है। योगी ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार के लिए किए गए फैसलों और नीतियों का उल्लेख किया। योगी ने कहा कि हर मोर्चे पर मोदी सरकार ने नई पहचान बनाई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति को देखा है। योगी ने कहा कि भारत शांति के साथ रहना चाहता है, लेकिन अगर कोई हम पर युद्ध थोपेगा तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया जाएगा। योगी ने साथ ही कहा कि पिछले 11 साल में भारत अब ऐसा देश बन चुका है जिस पर पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ा है। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है, बल्कि स्वयं को तपाकर खपाकर
140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ही कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत को भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण जैसी राजनीति से मुक्ति मिली है। अब देश के सामने 25 साल की पूरी योजना तैयार है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है, इस देश को मिला है, जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बना करके भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने भी प्रस्तुत कर दी है। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे राजस्थान में प्रचंड गर्मी की, लू से के बढ़ते प्रकोप की और कैसे सरकार इस समय हीट वेव से निपटने के लिए तैयार है। चलेंगे अपने संवाददाता के पास एक बार फिर, लक्ष्य आर्य के पास, लेकिन ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब हम स्कूल से आते थे तो केवल खाली डब्बा और किताबों का बोझ लेकर, और ये देखो आज के बच्चे स्कूल से इनोवेशन लेकर घर आते हैं। इस नए भारत ने बचपन से ही इनोवेशन का कल्चर देखा है। यही बनाएगा PM मोदी के सपनों का विकसित भारत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ब्रेक से जाने से पहले आपको हम बता रहे थे कि कैसे इस समय गर्मी का थर्मोमीटर लगातार बढ़ता जा रहा है, पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और लू की स्थिति पैदा हो गई है। बात अगर राजस्थान की करें तो पश्चिमी राजस्थान की बात करें या फिर पूर्वी राजस्थान की बात करें, दोनों जगहों पर इस समय लू की स्थिति बनी हुई है। सरकार कितने एक्शन मोड पर है, आइए सीधा रुक करेंगे लक्ष्य आर्य का जयपुर से, जो हमारे साथ ब्रेक से पहले भी जुड़े हुए थे। लक्ष्य, हम बात कर रहे थे कि कैसे मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया कि आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही और 45 डिग्री सेल्सियस से पारा पार जा चुका है। प्रशासन और सरकार की बात की जाए, अस्पतालों की बात की जाए तो हीट वेव से निपटने के लिए किस तरीके की तैयारियां की जा चुकी हैं? बिल्कुल सही कहा भावना, क्योंकि जिस प्रकार से जो स्थिति बनी हुई है, भीषण गर्मी पड़ रही है, हीट वेव का प्रकोप देखा जा रहा है, तो न केवल प्रशासन बल्कि जो चिकित्सा विभाग है, उसके साथ में जो पशुपालन विभाग है, तीनों विभाग लगातार मुस्तैदी के साथ में नजर आ रहे हैं। पहले बात करना चाहूंगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है, प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार की जो एडवाइजरी है वो जारी की जा रही है। साथ ही साथ में क्योंकि जो मुख्य मार्ग है राजस्थान में, जो मुख्य जिले हैं, उन जिलों के जो मुख्य चौराहे हैं, जो रेड लाइट्स हैं, वहां पे ग्रीन शेड लगाया गया है। ये एक अहम पहल प्रशासन द्वारा की गई है ताकि जो 2 व्हीलर्स हैं या जो पदयात्री हैं, जो पहले पैदल चलने वाले हैं, उनको थोड़ा गर्मी से राहत मिल पाए। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब रेड लाइट होती है तो 1 मिनट या 1.5 मिनट के जो समय जब किसी वाहन चालक को जब इंतजार करना पड़ता है, तो उस समय वो गर्मी के जो थपेड़े उसको पड़ते हैं, उससे थोड़ी राहत देने के लिए उन रेड लाइट्स पे, उन मुख्य चौराहों पे ग्रीन शेड लगाए गए हैं। दूसरी बात की जाए भावना, जो चिकित्सा विभाग है वो पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। जो बेड्स हैं उनको रिजर्व रखा गया है। वहीं हीट वेव को लेकर भी जो डॉक्टर्स हैं उनको ऑन स्पॉट रेडी रहने के लिए निर्देश दिया गया है। वहीं लगातार जो चिकित्सा विभाग द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं, एडवाइस जारी की गई है कि आप बिना मतलब घर से बाहर ना निकले, ठंडे पेय पदार्थों का आप सेवन करें। वहीं किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसके मद्देनजर भी जो एडवाइजरी है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है। अब बात की जाए पशुपालन, क्योंकि जो राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं, वहीं पूर्वी जिलों में भी जो पशुपालन है वो किसानों की आय का एक अहम साधन है। बहुत सारे किसान जो पशुपालन करते हैं, चाहे वो गाय हो, भेड़ हो, बकरी हो, तो उनके लिए भी पशुपालन विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है कि गर्मी को देखते हुए, भीषण लू को
देखते हुए आप जो पशु हैं उनको बाहर ना छोड़ें, उनको जिस जगह पे शेड हो, प्रॉपर जहाँ पे शेडिंग करी हुई हो उसी जगह पे उनको बांधा जाए। उनको भी जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनको जिस प्रकार से तरबूज आदि का उनको सेवन करवाया जाए ताकि गर्मी से उन पशुओं को भी राहत दी जा सके। तो लगातार देखा जा रहा है भावना कि न केवल पशुपालन विभाग, न केवल चिकित्सा विभाग, बल्कि जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद है, क्योंकि जो आगामी दिन है, आगामी हफ्ते तक जो गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, परंतु 14 से 15 जून के आसपास भावना यह अनुमान लगाया जा रहा है, आईएमडी द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि 14-15 जून के आसपास जो प्री मॉनसून शावर है वो जो सदन जो दक्षिणी जो जिले हैं राजस्थान के, चाहे वो कोटा संभाग हो चाहे उदयपुर संभाग हो, उन संभाग में, उन जिलों में, उस रीजन में, उस क्षेत्र में प्री मॉनसून शावर देखी जा सकती है। तो लगता है कि 15 के आसपास थोड़ी राहत मिल पाएगी, क्योंकि 20 जून के आसपास जो मॉनसून है वो राजस्थान में प्रवेश करता नजर आ रहा है। जी भावना, तो आप कह रहे हैं कि 14 से 15 जून के बाद मौसम करवट ले सकता है। हमने बात की सरकार की तैयारियों की, प्रशासन किस तरीके से मुस्तैदी के साथ हीट वेव से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन अगर एक आम व्यक्ति की भी बात करें लक्ष्य, तो वो आम व्यक्ति भी किस तरीके की सावधानियां बरत सकता है ताकि उसको हीट वेव ना पकड़े, लू से वो जकड़े ना? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भावना देखिए, क्योंकि जो राजस्थान है ये पर्यटन प्रधान प्रदेश है, यहाँ पे जो पर्यटक हैं उनकी जो आवाजाही है वो पूरे सालों बनी रहती है। तो मुख्य रूप से क्या है कि जिस प्रकार से जो यहाँ के क्षेत्र निवासी हैं, राजस्थान के जो लोग हैं, वो प्राय कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से जब गर्मी का प्रकोप है, लू का प्रकोप है, तो अपने शरीर को, अपने मुख्य रूप से अपने सिर को, अपने मुंह को वो ढककर चलते हैं, चाहे गमछे से हो, चाहे दुपट्टे से हो, चाहे किसी कपड़े से हो, ताकि जो लू का सीधा प्रभाव है वो उनके शरीर पे, उनके फेस पे, उनके सिर पे ना पड़े। वहीं मैं बात करूं पर्यटकों की, तो पर्यटकों को मद्देनजर भी लगातार जो पर्यटक स्थल है राजस्थान के, जयपुर की बात की जाए, जोधपुर की बात की जाए, जैसलमेर की बात की जाए, तो वहां पे जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पे ठंडे पानी का व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है, ताकि जो पर्यटक हैं, जो आने वाले पर्यटक हैं, उनको गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। वहीं कुछ शेड्स लगाए गए हैं, कुछ जो इंफॉर्मेशन डेस्क भी बनाई गई है। जी भावना। जी लक्ष्य, तो हमारे संवाददाता लक्ष्य इस समय बता रहे कि आने वाले दिनों में राजस्थान में गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन खुशी की खबर, राहत की खबर यह है कि 14 से 15 जून के बाद मौसम जरूर करवट बदल सकता है। ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है और साथ ही साथ सरकार, प्रशासन मुस्तैदी के साथ हीट वेव से निपटने के लिए तैयार नजर आ रहा है। लक्ष्य, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, वही टेस्ट का असली टेस्ट एमडीएच जिंजर गार्लिक पेस्ट। हे गर्ल्स, हाय, कांग्रेचुलेशंस। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा है कि गुजरात में महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम हुआ है। उन्होंने गांधीनगर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गुजरात में 4.5 लाख महिला लखपति दीदी बनी है। वडाप्रधान श्री महिलाना सशक्तिकरण, સ્વાવલંબનથી બહેનોને પગભર કરવાની નવી દિશા આપી છે। લખપતિ દીદી જેવી પહેલના પરિણામે બહેનો આજે 1 લાખ કે તેથી વધુની આવક કૃષિ, પશુપાલન, લઘુ ઉદ્યોગ અને ગૃહ ઉદ્યોગમાંથી મેળવતી થઈ છે। શ્રી મોદી સાહેબના મહિલા કલ્યાણ અભિગમના કારણે ગુજરાતમાં 4.5 લાખ બહેનો લખપતિ દીદી બની છે। विकास की नई गाथा लिख रहा भारत सुरक्षा के मोर्चे पर भी शक्ति और जोश से भरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। उधर विकास के प्रयासों में तकनीक के समावेश ने जीवन बेहतर बनाने में मदद की है। उधर इंफ्रा विकास की अभूतपूर्व रफ्तार आर्थिक प्रगति की नई गति साथ लाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर देश के बीते 11 वर्ष
आत्मविश्वास से भरे और आत्मनिर्भरता को समर्पित रहे। पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को तबाह करने वाले ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियान हो या नक्सली हिंसा पर नियंत्रण, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हर चुनौती का देश ने निर्णायक जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछ-पूछ कर बेरहमी से मार डाला। भारत ने इस आतंकी कायरता का करारा जवाब दिया और घर में घुसकर आतंक के ठिकाने मिट्टी में मिला दिए। पाकिस्तानी सेना आतंकियों की मदद के लिए आगे आई तो उसे भी शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी नई नीति स्पष्ट कर दी। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देंगे। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का बेहद अहम पहलू है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। भारत के रक्षा उत्पादन की धूम आज वैश्विक स्तर पर है। कभी रक्षा आयात पर निर्भर देश आज 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। भारत के जिन रक्षा उत्पादों की जबरदस्त मांग है उनमें बुलेट प्रूफ जैकेट, डोर्नियर DO-228 विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, तेज गति की इंटरसेप्टर नौकाएं और हल्के टॉर्पीडो शामिल हैं। इन उपलब्धियों के बाद भी देश यही नहीं रुकने वाला। देश ने 2029 तक 3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है ताकि भारत रक्षा विनिर्माण का ग्लोबल हब बन सके। रक्षा क्षेत्र सहित बढ़ते निर्यात के पीछे एक बड़ा कारण देश की तकनीकी उत्कृष्टता भी है। इस तकनीकी विकास ने गांव में ऑप्टिकल फाइबर से लेकर अंतरिक्ष में झंडे गाड़ने तक सब कुछ संभव कर दिखाया है। 2,14,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाना हो या 11 वर्षों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 285% बढ़ना। इससे स्पष्ट होता है कि तकनीक से आया बदलाव जमीनी स्तर तक पहुंचा है। देश तेजी से 1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। इस उपलब्धि के पीछे एक बड़ी वजह इंफ्रा विकास है, डिजिटल इंफ्रा हो या अन्य आधारभूत ढांचा। 2014 के बाद 86 एयरपोर्ट चालू होने, केवल 5 वर्षों में 3600 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर्स के निर्माण, पंबन ब्रिज और चिनाब ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग के चमत्कार, ये सभी उपलब्धियां देश की स्पीड और स्केल को दिखाती हैं। रफ्तार भर्ती, सैकड़ों वंदे भारत ट्रेन हो या लोकोमोटिव और कोच निर्माण में नए कीर्तिमान, विकसित भारत की यात्रा पूरी शान और रफ्तार से आगे बढ़ती साफ देखी जा सकती है। ज्येष्ठ माह के इस आखिरी और 5वें बड़े मंगल पर देश भर के सभी हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। आज के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है। वेद पुराणों में कहा गया है कि बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है और उनकी कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब खबर प्रयागराज से। लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर प्रयागराज में एक ऐसा धार्मिक स्थान है जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
और बात जब ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल की हो तो कहनी ही क्या। आज बजरंग बली के भक्त उनके दर्शन और विशेष पूजन के लिए यहाँ दूर दूर से आए हैं। प्रयागराज से कुछ किलोमीटर की दूरी पर 68 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची ये मूर्ति स्थापित है। माना जाता है कि हनुमान जी ने लंका विजय के बाद थकान के कारण संगम तट पर विश्राम किया था और तभी से ये मंदिर स्थापित हुआ है। अमेरिकी सेना अस्थायी रूप से लॉस एंजलिस में लगभग 700 मरीन तैनात करेगी। राष्ट्रीय गार्ड के और सैनिकों के आने तक ये नियुक्ति की जा रही है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने कहा है कि उन्हें ये जानकारी दी गई है कि ट्रंप 2000 सैनिक और तैनात करेंगे। इससे पहले ट्रंप प्रशासन के खिलाफ लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती को गैर कानूनी बताते हुए कैलिफोर्निया ने संघीय सरकार पर मुकदमा दायर किया है। गवर्नर गैविन न्यूसम ने कहा है कि ट्रंप ने स्थिति को भड़काया और गैर कानूनी ढंग से नेशनल गार्ड को कैलिफोर्निया में तैनात किया। हमने उन पर मुकदमा दायर किया है। ये कदम शुक्रवार को शुरू हुए ट्रंप की अप्रवासन नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के चौथे दिन उठाया गया, जो अमेरिकी अप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन की छापों के बाद शुरू हुए थे। ट्रंप ने स्थिति को और तनावपूर्ण करते हुए न्यूसम की गिरफ्तारी की सलाह दी। कैंप डेविड से लौटते समय उन्होंने कहा कि अगर वे टॉम होमन होते तो न्यूसम को गिरफ्तार कर लेते। वहीं इसके जवाब में न्यूसम ने गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। लॉस एंजलिस में ICE के छापों के बाद प्रदर्शन अब तेज हो गए हैं। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें देखी गई हैं। अमेरिका और चीन के बीच लंदन में चल रही व्यापार वार्ता का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की बैठक लंदन समय अनुसार रात 8 बजे खत्म हुई। वहीं आज मंगलवार सुबह 10 बजे से लंदन समय पर दोबारा ये बैठक है। बैठक को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ बातचीत ठीक चल रही है, लेकिन चीन आसान नहीं है। वहीं बैठक को अमेरिकी अधिकारियों ने सार्थक और अच्छा बताया। इस बातचीत पर दुनिया भर की नजर है और बातचीत का दुनिया भर के शेयर बाजारों पर असर पड़ने की भी उम्मीद है। रूस और यूक्रेन ने बढ़ते तनाव के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली की है। दोनों देशों ने 25 वर्ष से कम आयु के युद्धबंदियों की अदला बदली की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस कदम का स्वागत किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस्तांबुल में हुए समझौते के पहले चरण के तहत अदला बदली शुरू हुई और इसके अब कई चरण होंगे। खबर अब खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी का अंतर्राष्ट्रीय करियर विशिष्ट उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है। वे एकमात्र कप्तान हैं जिन्होंने ICC के तीनों व्हाइट बॉल टूर्नामेंट, वनडे विश्व कप, T20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। वहीं उनकी कप्तानी में ही भारत ICC टेस्ट रैंकिंग्स में शीर्ष पर पहुंचा था। धोनी ने तीनों फॉर्मेट में 15,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं। बात अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। आज सीखते हैं वृक्षासन। कैसे किया जाता है वृक्षासन और क्या है वृक्षासन के स्वास्थ्य लाभ। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हम सब चाहते हैं जीवन में स्थिरता आए, चाहे फिर वो तन के धरातल पर हो या मन के धरातल पर। आध्यात्मिक उन्नति भी चाहते हैं और ये सारी स्थिरता तब आती है जब हम शरीर और मन दोनों के धरातल पर बैलेंस्ड रहना सीखें। ये बैलेंस हमें योग की कुछ क्रियाएं बहुत आसानी से देती हैं। उन्हीं में से एक क्रिया है, एक आसन है जिसका नाम है वृक्ष आसन। कुछ टेक्स्ट में इसको वृक्ष आसन लिखा गया, कुछ स्कूल्स ऑफ योग में इसको ध्रुव आसन भी कहा जाता है। ध्रुव क्यों? क्योंकि ये हमें हजारों की भीड़ में अलग दिखाता है। वृक्ष क्यों? क्योंकि वृक्ष जैसी स्थिति बनती है और यथा नाम तथा गुणा, वृक्ष की तरह ही ये हमें स्टेबल बनाता है। ये हमारी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है। ये हमारे मेमोरी, विजडम और इंटेलिजेंस देता है और उसी के साथ साथ ये हमारे मन की दृढ़ता को भी बढ़ाता है। बच्चों में हाइट बढ़ाने का काम तो करता ही है, बुजुर्गों में मेमोरी को बेटर करता है और जो स्कूल गोयर्स हैं उनके कंसंट्रेशन के लिए बहुत बहुत लाभकारी आसन है। वृक्षासन का अभ्यास हम खड़े होकर के करते हैं। कैसे करना है वृक्षासन, आइए जानते हैं। वृक्षासन के लिए इस प्रकार से सीधे खड़े हो जाते हैं, आंखों को आई लेवल पर टिका देते हैं ताकि बैलेंस को मेंटेन कर सके। फिर अपने बाएं पैर पर पूरे शरीर का वजन डालिए,
दाएं पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इनर थाई में टच कर देंगे। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना और आपस में मिला लेना। अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींच करके रखेंगे। इस स्थिति में बैलेंस को मेंटेन रखना, यथा सामर्थ्य रुकना नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, और फिर सांस छोड़ते हुए पहले हाथों को वापस ले आए, फिर पैर को भी वापस ले आए। इसी प्रक्रिया को हम दूसरी ओर भी दोहराते हैं। बस बैलेंस बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप आरंभिक स्थिति में इसे कर रहे हैं तो आप सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, पर सही मायने में बिना सपोर्ट के ही ये किया जाना चाहिए। फिर दोनों हाथों को वापस लाए, पैरों को भी वापस ले आए, दोनों हाथों को मिलाकर पैरों को खोलकर शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। वृक्ष आसन का अभ्यास 3 से 5 बार तक दोहराया जा सकता है दोनों पैरों से। कौन इसको नहीं कर सकता? जिन्हें चक्कर आने की समस्या है, जिन्हें वर्टिगो का प्रॉब्लम है, जो स्थिरता नहीं है, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते, इंजरी ना हो जाए इस वजह से वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत की प्राचीन परंपराओं पर जोर देते हुए, आधुनिक प्रथाओं को साथ मिलाते हुए और विरासत को संरक्षित करते हुए देखा है। भारत की वैश्विक छवि को नया आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कलाकार के लिए उन्होंने विश्वकर्मा योजना बनाए और उनका जो विजन है विकसित भारत पे, आज उनकी सोच पे पूरा भारत एकजुट हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी विभिन्न कार्यक्रम माध्यम से और आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम माध्यम से समग्र भारतीय समाज के साथ जो आंतरिकता के साथ जुड़े रहते हैं, वो उनका अनन्यता है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत ने ना ही सिर्फ हेल्प किया है, पर एक प्रॉपर सिस्टम भी बिल्ड किया है जहां इनोवेशन को एक्चुअल में ग्रो करने का चांस मिला है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनता को बता रहे हैं केंद्र सरकार की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री ने 11 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और देश की सुरक्षा का किया जिक्र। कहा, देश को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ जुटे हैं देशवासी।